friends and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel Anand the Law Concept ATLC. Friends, today we are going to discuss the important section, not important, most important sections of the Indian Evidence Act 1872. Although the whole BEAR Act, or you can say the whole Indian Evidence Act is very important, but for the examination purpose, just like APO is coming, आज की डेट में अगर एपीओ को एग्जाम के मद्देनजर से हम देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन एविडेंस एक्ट से लेकर के, जिनका सेमेस्टर एग्जाम्स है, जो लॉ अभी परसुइंग है उनके लिए भी ये सेक्शंस जरूरी हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन बेस भी आता है और सीधे सीधे उस सेक्शन में क्या लिखा गया है वो। तो एक हम लोग फास्ट रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू नहीं, पहले कह रहा हूं जिनको डिटेल्ड रिव्यू देखना है वो सीरीज को फॉलो करते रहें। जिनको एक फास्ट रिव्यू चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट का, आप देख सकते हो, लेकिन आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा, तो आप देख सकते हैं। फास्ट रिव्यू करते हैं पूरे सेक्शन का लेकर के हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखिए, सारे सेक्शंस नहीं लिखे हैं, कुछ सेक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम सेक्शन नंबर 1 की, आप देख रहे होंगे कुछ नहीं लिखा। क्या है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट कब आया था ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे बनता है। 1 सितंबर को सन 1872 को ये कमेंस किया गया था। और बना कब था? जो सब साइन किया गया तो 15 मार्च को साइन किया गया था। 1 सितंबर से लागू हुआ था। 2 डेटें होती है, लेकिन सिर्फ कमेंसमेंट की ज्यादातर पूछता है। सेक्शन नंबर 2 रिपीट था। सेक्शन नंबर 3 में आपको ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज मिलेगा, जिसमें कई सारे वर्ड्स को इंटरप्रिटेट किया गया है, जैसे कोड क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, है ना। प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव। प्रूव मतलब क्या? जो चीज प्रूव्ड है। नॉट प्रूव जो कि नाइदर प्रूव ना डिसप्रूव की गई हो। जो चीज डिसप्रूव्ड है मतलब कोई फैक्ट आया उसको डिसप्रूव कर दिया गया है। कोड क्या होती है, सारा सेक्शन पुराने वीडियोस में पढ़ा है, आप उसमें देख सकते हैं। अब सीधे सेक्शन नंबर 4 की साइड बढ़ते हैं। तो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये प्रिजम्पशंस होते हैं जो कि आपको सेक्शन नंबर 4 में मिलेगा। सीधे ऐसे सीक्वेंस में याद करना है, कुछ नहीं याद करना है खास, बस ये सीक्वेंस ही आपको याद करना है, ज्यादा रटने के लिए, क्योंकि BEAR Act लेकर के सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मे प्रिज्यूम इज less stronger than shall presume and shall presume is less stronger than conclusive proof। अगर conclusive proof किसी चीज पे presume किया कोर्ट ने अगर उसमें कुछ ऐसा डायरेक्ट दिया गया है कि कोर्ट इसको एज ए कंक्लूसिव प्रूफ लेगी, तो कंक्लूसिव प्रूफ को भी रिव्यूट करने का प्रावधान अगर होगा तो उसी सेक्शन में दिया रहता है। इतना आपको पता होना चाहिए। शैल प्रिज्यूम क्या होता है? वो मे प्रिज्यूम से थोड़ा सा अच्छा होता है, उसको कोर्ट कंसीडर कर सकती है, बाद में उसको रिव्यूट किया जा सकता है। मे प्रिज्यूम में क्या करेगी कोर्ट? उसको ले लेगी, आप उससे कहेगी कि आप इसको डिस्प्रूव कर दीजिए, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल अब जैसे बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ की, तो सेक्शन 112 आपको मिलेगा, जिसमें अगर कंटिन्यूएशन ऑफ द मैरिज के दौरान कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो माना जाएगा कि वो नहीं हस्बैंड एंड वाइफ का बच्चा है। ये कंक्लूसिव प्रूफ हुआ। लेकिन अगर आपको इसको रिब्यूट करना है तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि जो या फिर जो हस्बैंड है उसको ये दर्शाना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब वो महिला प्रेग्नेंट हुई उसकी वाइफ, तो वो उनके कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता था, उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स बन ही नहीं सकते थे, तो वो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? हस्बैंड के द्वारा, वो किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट है। ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अभी आगे मिलेगा। फाइन। अब बात करते हैं, आपको इतना पता होगा सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक क्या होता है, रिलेवेंसी के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, चैप्टर नंबर 2 शायद होता है यहां से। अब देखिए सेक्शन नंबर 5 में क्या है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इश्यू एंड द रिलेवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 5 क्या कहता है कि जो भी फैक्ट इन इश्यू है आप केवल एविडेंसेस उस पे देंगे। मर्डर पे है तो मर्डर पे दीजिए, ये नहीं उसने सुबह क्या खाना खाया था, जो भी मर्डरर है, ठीक है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट इन इश्यू या फिर जो भी फैक्ट इन इश्यू बना हुआ है उस पे बता दिया मर्डर है, कैसे हुआ, क्या हुआ। रिलेवेंट फैक्ट्स क्या है? इसने हथियार खरीदा था वहां से। अब वो मान लीजिए कोई मर्डर डिनाई कर रहा है तो आप इसका एविडेंस दे सकते हैं कि उसने कहां से खरीदा था, अब उसने सुबह क्या खाया, नहाया कि नहीं नहाया। दीज आर द इररिलेवेंट फैक्ट्स फिलहाल मोटे स्तर पे, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये रसगस्टे के नाम से पूछा जाता है और सेम ट्रांजैक्शन का इसमें एक नाम होता है। समव्यवहार में मतलब अगर कोई घटना चल रही है उसके समव्यवहार में आपने क्या क्या किया है, बस डिटेल पढ़ना है, वीडियो देख लीजिएगा। हाल फिलहाल अभी रसगस्टे के नाम से याद कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं फालतू नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस को लिखा हूं,
ठीक है, तो समझिए सेक्शन नंबर 7 में जब आप आएंगे तो ओकेजन कॉज और इफेक्ट सीधे 3 लाइनें देता है, 3 वर्ड्स देता है, ओकेजन कॉज इफेक्ट, एक और कोई बढ़ा के दे देगा, कहेगा कौन सेक्शन 7 के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, ओकेजन कॉज और इफेक्ट। ठीक है, ओकेजन कोई कारण बना है, जैसे आपके बेरेक में एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में दे रखा होगा कि क्या ए ने बी को लूटा है, तो अब उस पे ओकेजन क्या बना कि बी भाई साहब किसी मेले में गए हुए थे, पैसा वगैरह लेकर के उन्होंने थर्ड पर्सन से कहा, वहां पे क्या एक ओकेजन तैयार हो रहा है। ठीक है, आप इसको डिटेल में देखिएगा, लेकिन फास्ट रिव्यू में सिर्फ वर्डिंग्स को देखिए। मोटिव, सेक्शन नंबर 8 में मोटिव, प्रिपरेशन और क्या सब्सिक्वेंट एंड, पहले का क्या कहते हैं पूर्वी वाला कंडक्ट होता है, मतलब सब्सिक्वेंट और जो बाद का कंडक्ट है और जो कुछ घटना घटने के पहले का कंडक्ट है वो रिलेवेंट्स होते हैं। मोटिव, प्रिपरेशन, कोई आप कार्य करने जा रहे हो तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन किया है, कोई मोटिव था आपकी कि हाँ ये मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, या फिर सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या हुआ, जैसे किसी को चोट लगी तो वो चिल्लाएगा या फिर वो दवाई करवाएगा, ठीक है, या फिर आपने उसके ऊपर गन दिखाया तो वो भागेगा। दीज ऑल आर द कंडक्ट्स। सेम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है सेक्शन 8 में क्या आता है, या फिर वो 3-4 वर्ड्स दे देगा, कहेगा किस सेक्शन के अंतर्गत ये पड़ेगा। फाइन। सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, जो कि मजिस्ट्रेट के ज्यादातर मजिस्ट्रेट ही अप्रूव करता है, लेकिन आपको सेक्शन में ऐसे मिलेगा कि आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करवा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आंसर में अगर कुछ ऐसा दे रखा है कि कोई भी करवा सकता है एनी पर्सन, तो आप एनी पर्सन को क्या करेंगे, टिक मारेंगे। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट की परमिशन से कोई भी करवा सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 10 में सिर्फ जहां भी आपको कंस्पिरेसी नजर आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, आप सेक्शन 10 को आंख मूंद के टिक मारिएगा। कंस्पिरेसी में क्या है, कैसे होगा, ये सब आईपीसी वाला ही है बस। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां भी आपको कंस्पिरेसी नजर आती है, आप कौन सा सेक्शन टिक मारेंगे, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 11 की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट्स या फिर कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो कि पहले नहीं रिलेवेंट होते हैं, बाद में वो रिलेवेंट हो जाते हैं। तो जहां भी ऐसा सीधे लाइन मिलेगी आपको, विच आर नॉट रिलेवेंट बट बिकम रिलेवेंट, आप वहां पे सीधे क्या मारोगे, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 12 की बात नहीं करनी है, उसमें कुछ खास था नहीं। सेक्शन नंबर 13 में स्टेट ऑफ माइंड हो सॉरी यूजर्स एंड कस्टम्स है। कोई भी अगर प्रॉपर्टी के ऊपर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, बहुत फास्ट रिव्यू में आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, तो आप उसके किसी यूजर्स या कस्टम को लेकर के बात करते हैं, है ना। मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ए ने बी के ऊपर क्लेम किया कि ये फला प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, बी भाई साहब अगर ये कोई बात प्रूव कर देते हैं कि इसको हमारे परदादा ने एक टाइम में मॉर्गेज किया था या फिर किसी को लीज पे दिया था, ये पुराना ट्रांजेक्शन हुआ, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ट्रांजैक्शन शॉर्ट फॉर्म में, या फिर कोई क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस हुआ, किसी से मेरा झगड़ा चला था, मुकदमा चला था, उस पर मैंने ये विजय हासिल की थी, ये मेरी डिग्री है। तो एनी हाउ कस्टम यूजर्स जहां भी मिलेगा आप वहां पे सेक्शन नंबर 13 को टिक मारेंगे, दैट्स इट। ये नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक प्रॉपर वे में बनाया है, मुझे भाई ऐसे ही याद रहा एक तरीके से आप समझ लीजिए, या फिर मैं इसमें हेर फर्दर कर सकता हूं अपने अनुसार, जहां पे मुझे लगेगा कुछ चीजें सही करनी चाहिए वो मैं अपने अनुसार कर लूंगा, आप इसको अपने अनुसार बना सकते हैं। हाँ, फोटो की बात तो मैं फोटो आपको क्या कहते हैं शेयर कर दूंगा, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, हाँ जैसे मैं जो कम्युनिटी में लोग हैं उनको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 को लेकर के। सेक्शन नंबर 14 होती है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या फिर बॉडी फीलिंग की लेकर के बात। जहां भी आपको ये 3 वर्ड्स मिलेंगे आपको आंख मूंद करके सेक्शन नंबर 14 को टिक मारना है। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या भाई, पागल सन की तो नहीं थे एट दैट टाइम, या फिर क्या आपके मन में चल रहा था, बॉडी स्टेट क्या थी आपकी, ठीक है, ये सब कुछ रिलेवेंट होता है। बॉडी फीलिंग, आपको कहीं से कोई स्मेल आ रही थी या फिर कुछ भी आपने कुछ मतलब फील किया, एनी हाउ आपकी बॉडी को चोट लगी तो पेन हुआ, व्हाटएवर, these all are the states of mind and the body feelings। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 से लेकर के एडमिशन से। तो सेक्शन 17 में क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। सेक्शन नंबर 18 में क्या हो जाएगा, आप एडमिशन बाय पार्टीज हो जाएंगे, एजेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर सीधे साथ आप 24 पे जंप किए होंगे या 24 पे कन्फेशन आएगा। कन्फेशन पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ये बात आपको हाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, और सेक्शन 24 में फिर मैंने कन्फेशन क्यों लिखा है, सवाल ये उठता है, तो सवाल ये है कि 24 से ही आपका कन्फेशन स्टार्ट होता है। वहां पे इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वगैरह वगैरह चीजें लिखी हैं कि उनके अनुसार कोई भी क्या कन्फेशन
होगा तो वो चीज नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 25 में आते हैं हम लोग। सेक्शन नंबर 25 में ये लिखा होगा कि अगर कोई भी कन्फेशन आपने किसी पुलिस के सामने किया है तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो वैसे भी नहीं माना जाता कन्फेशन। फिर आप सेक्शन नंबर 27 पे जंप करेंगे। 27 में लिखा होगा कन्फेशन टू पुलिस इंफॉर्मेशन। अगर लेकिन आपने कोई कन्फेशन किया पुलिस के सामने, वो तो रिलेवेंट होगा जब तक कि आप प्रॉपर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट भी आपको 164 में आपको हिदायत देगा कि आप जो बोलने जा रहे हैं, सीआरपीसी की सेक्शन 124 के अंतर्गत वो आपको हिदायत दे सकता है कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगा। आप चाहो तो अपना निर्णय बदल सकते हो, टेक योर टाइम। लिखित में 24 घंटे का देने का समय भी है उसको कि आप 24 घंटा उसको दीजिए, वट एवर, लेकिन इतना हम जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन कौन सा था, हाँ सेक्शन नंबर 27 इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप पुलिस की हिरासत में कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि हमको कोई तथ्य बरामद होता है, जैसे मान लीजिए आप ए भाई साहब ने कोई मर्डर किया, वो पुलिस की हिरासत में है, उन्होंने चाकू से किसी को मारा था, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया कि मैंने ही मारा है और चाकू फला जगह पे छिपाया है, तो मैंने ही मारा है, ये तो बिल्कुल मजिस्ट्रेट मानेगा नहीं, कहेगा कि मेरे सामने भी उसको करना चाहिए। लेकिन जो चाकू एक तथ्य मिला मर्डर का, वो क्या हो जाएगा, वो रिलेवेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 27 हो गया इंफॉर्मेशन लेकर के। अब एक बात आती है सेक्शन नंबर 29 की। सेक्शन नंबर 29 में कहता है कन्फेशन रिलेवेंट होगा जब प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी पे वो लिया गया होगा। प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी क्या होती है, मुझे बता दो भाई, मैं प्रॉमिस करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये होता है प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। इस बिहाफ पे आपने किसी से कुछ लिया, कन्फेशन लिया और वो आपने रिवील कर दिया, तो ये ग्राउंड नहीं बना सकेंगे आप कि प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी पे मैंने उसको लिया था, या फिर वो बंदा जिसने दिया था। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 29 हो गया। 30 में आता है कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड। को एक्यूज्ड ने कोई कन्फेशन किया और उसका जॉइंटली आपके साथ ट्रायल चलना चाहिए, तब वो आपके लिए कंसिडरेशन कोर्ट उस कन्फेशन को ले सकती है, कंसीडर कर सकती है, लेकिन विदाउट एनी कोरोबोरेशन आपको कन्विक्ट नहीं ठहरा सकती। याद रखिएगा, को अक्यूज्ड का कन्फेशन और जिसमें आपकी संलिप्तता दिखाई जा रही हो, उसको विदाउट कोरोबोरेटिव, कोरोबोरेटिव का मतलब सपोर्टिव प्रूफ के बगैर किसी को कन्विक्ट नहीं ठहरा जा सकता है। ठीक है, यहां पर आप हो गए सेक्शन 30। अब सेक्शन नंबर 32 मिलना चाहिए, आई होप सो। या 32 में भी बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, जिसमें से आप दो तो याद ही कर लो, जिसमें 32(1) है और 32(2) है, मतलब 32A भी कह सकते हो, 32B भी कह सकते हो। 32(1) में क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन होगा। वीडियो मेरा इस पे पूरा बहुत ही लंबा चौड़ा बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। आई बटन में भी होप सो आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा रहेगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या मतलब, जब कोई मृत्यु हो रही है, जब कोई इंसान है जो कि मर चुका है, उसका लास्ट स्टेटमेंट क्या था, ये होता है डाइंग डिक्लेरेशन। बाबला नारायण स्वामी हो गए इसमें, और शायद क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, शायद इसमें है कि नहीं रेलिवेंट पता नहीं, और पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है इसमें। ठीक है, तो ये सारे केसेस इसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत आना चाहिए। अब डाइंग डिक्लेरेशन मैं तो बता दे रहा हूँ 32(1) है, आपको याद रखना है। फर्दर चीजें आप क्या याद रखोगे कि जो प्रश्न होना चाहिए वो उसकी मृत्यु से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जमीन का मुकदमा चल रहा है, कोई भाई साहब मर गए और उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था उस जमीन को लेकर के, तो वहां पे वो नहीं स्टेट किया जाएगा क्वेश्चन। अगर फैक्ट इन इशू वो मृत्यु ही है, जो मरा है बंदा, उसकी मर्डर से लेकर के ही बंदा, या फिर वो कैसे मरा है वही क्वेश्चन है, तो उसके बारे में जो उसने स्टेटमेंट दिया होगा कि मुझे इन मारा है सपोज, तो ये रिलेवेंट होगा। लेकिन कोई और मैटर के बारे में वो मरते मरते स्टेटमेंट दे गया तो ये इररिलेवेंट होगा, सेक्शन डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब सेक्शन 32(2) का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है कोर्स ऑफ बिजनेस को लेकर, सीधे आपको कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलेगा। कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपकी ये बेसिकली सेक्शन नंबर 32 है क्या, यहाँ पे उन पर्सन के बारे में हम डील करते हैं जो कि अब कोर्ट में आ नहीं सकता, या फिर इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो चुका है, या फिर अब उसको लाया नहीं जा सकता, या फिर वो मिलेगा नहीं, या फिर वो डेड हो चुका है। तो डाइंग डिक्लेरेशन डेड वाले से लिया। कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो कोई एंट्री कर रहा है कहीं अपनी प्रॉपर, मान लीजिए जैसा कि आपके एविडेंस एक्ट बेयर एक्ट में भी दे रखा है कि एक शिप भाई साहब होते हैं कैप्टन, वो अपनी शिप कैसे निकालते हैं रेगुलर, वो अपनी एंट्री करते हैं। ठीक है, उनपे वो शिप टूट जाता है और वो मर जाते हैं शायद, तो उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी शिप टाइमिंग पे नहीं निकाली है, तो उनकी डायरी मिली, वो कोर्स ऑफ बिजनेस में उस पर नोट करते रहते थे, तो वो रिलेवेंट फैक्ट्स माना गया कि नहीं उन्होंने सही टाइम पे निकाला था। वो ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन है शिपमैन का ही है। ठीक है,
सेक्शन 32 हो गया। 34 में कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स को लेकर के। बुक ऑफ अकाउंट्स का लेकर के मतलब क्या है कि आपने कोई अकाउंट्स तैयार कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या फिर रिटन फॉर्म में है, वो रिलेवेंट होगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी को एक कर्जा दे रखा था, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ये, ठीक है। ए ने बी को कोई कर्जा दे रखा था कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने अपनी पर्सनल मतलब डायरी में नोट कर रखा है कि मैंने इनको इतना पैसा दे रखा, तो रिलेवेंट हो सकता है। सपोर्टिव प्रूफ आप देंगे। और कायदे से जनरल रूल क्या है कि मान लीजिए ए ने बी को पैसा दिया, बी ने कहीं नोट कर रखा है इस बात को कि मतलब हाँ मुझे ए को वापस करने इतना पैसा, तो ये बी के खिलाफ अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो 34 है वो डायरेक्टली कंट्रोडिक्ट करता है, लेकिन इसके लिए आप पूरा इंडियन एविडेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 34 हो गया। 35 होगा बुक पब्लिक रिकॉर्ड को लेकर के। कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड में कोई बातें नोट कर ली गई हैं कि ये हाँ कहाँ ये किसके नाम से खतौनी दर्ज है या फिर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, तो ये क्या होगा, वो एज अ रिलेवेंट प्रूफ होगा। 36 में क्या होगा, मैप चार्ट एंड प्लान्स। कोई गवर्नमेंटेड अप्रूव्ड एजेंसी अगर किसी भी चीज का मैप बनाई है, चार्ट बनाई है, प्लान्स बनाई है, तो वो फिर क्या होता है, रिलेवेंट होता है। सेक्शन 39 और 38 लॉ बुक्स, लॉ बुक्स सॉरी लॉ बुक्स। पहले देखिए कई सारे क्या एक ही सरकारी पब्लिकेशन चलता था, कुछ सरकारी राइटर्स होते थे जिनकी बुक्स को हम क्या कह सकते थे, रिलेवेंट मानते थे। अब ये आज के टाइम में इतने प्राइवेट राइटर्स हो चुके हैं कि उन बुक्स की कोई रिलेवेंसी नहीं रह गई है कायदे से, लेकिन अभी भी आप चाहो तो कर सकते हो। ये 38 मैंने यहाँ क्यों लिखा, 38 लिखा इसलिए क्योंकि 38 एक बार पूछा गया है, शायद यूपीपीसीएस जे में एक बार पूछा गया या फिर एमपी में पूछा गया, किसी में पूछा गया, ठीक है। सेक्शन 40 बताने की कोई जरूरत नहीं, रेस जुडिकेटा, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। 41 में बात कर, रेस जुडिकेटा होता है क्या भाई, एक सूट जो दोबारा हो चुका है उस पर आपको फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं चलानी है, ठीक। सेक्शन 41 में आपको 4 बातें मिलती हैं, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल केसेस, इंसॉल्वेंसी, एक कोई और है भूल रहा हूं, एडमिरलिटी। ये 4 चीजें आपको जहां भी मिल जाए, सीधे सेक्शन 41 के बारे में डिस्कस कर रहा होगा। अगर कोई पुराने केसेस में इनके बारे में कोई भी टिप्पणी की गई है 41 से रिलेटेड, जो 4 टॉपिक्स है, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी, तो ये सब भी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। यही सेक्शन 41 कहता है। तो 44 पे क्या होंगे, 45 पे आ गया, सॉरी 45 पे एक्सपर्ट ओपिनियन। आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं किसी ओपिनियन के लिए कि डॉक्टर हो सकता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, व्हाटसोएवर, तो वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है। 43 में बात करते हैं तो बैड कैरेक्टर की। देखिए बैड कैरेक्टर किसी भी पर्सन का क्रिमिनल और सिविल में इररिलेवेंट होता है जनरली एंड मोस्टली, ठीक है। लेकिन 54 में इसका एक्सेप्शन मिलता है कि अगर किसी ने गुड कैरेक्टर का प्ले ले लिया तो आप उसको क्या करेंगे, बैड कैरेक्टर गिनवाएंगे। जैसे लॉ की लैंग्वेज अलग है, मैं आपको बोलचाल की भाषा में बताता हूं। सामान्यतः हम लोग किसी को भी गाली गलौज नहीं देते हैं, ठीक है, या फिर उसके टीका टप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े ही सौजन्य इंसान होते हैं, ठीक है। और लेकिन सामने वाले ने हमको गाली दे दिया या फिर कुछ भी ऐसा हमारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाया, तो फिर हम गांधी जी का अहिंसा परमो धर्म नहीं फॉलो करते हैं और हम भी उसको रिप्लाई में गाली चिपका देते हैं या फिर उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन लगा देते हैं। यही है सेक्शन 53 और 54। 53A में एक बात और मिलती है, अगर सेक्सुअली कोई केस चल रहा है वुमेन से लेकर के, या फिर वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी, रेप वगैरह का मामला चल रहा है, तो उस केस में आप उसके कैरेक्टर को या फिर उस महिला की कंसेंट थी या कि नहीं, उसके पुराने सेक्सुअल रिलेशंस को घसीटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। 53A, ठीक है, ये हो गया। 54 रिप्लाई ऑफ बैड कैरेक्टर मैंने बता ही दिया आपको। अब बात करते हैं 56 की। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे इंडिया की बाउंड्री किन देशों से है, कहां तक है, कितना उसका क्या कहते हैं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर इंदिरा पॉइंट तक कितना मतलब लेंथ है, कितना वेस्ट टू ईस्ट है, या फिर कितने स्टेट हैं, ये क्या होते हैं आपको जनरली पता होते हैं। ऐसे ही जो कुछ मुद्दे होते हैं जो कि कोर्ट के लिए माना जाता है कि उसको नोटिसेबल है, उसके संज्ञान में ये मामला है। देश में 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन टेरिटरी। ये बात कोर्ट को भी पता है, इसको आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, किसको 2900 राज्य याद रहते हैं फाइनली, जनरली आप बताइएगा ऑनेस्टली, है ना। नहीं अगर आता तो मैं एक बहुत अच्छा फंडा बताऊंगा 2900 के 29 याद करने का और उनकी विद कैपिटल्स, बहुत बेसिक है। खैर
ये था आपका जुडिशियल 56 में, ठीक है। लेकिन अब ये जो पूरी लिस्ट दे रखी गई है, ये कहाँ दे रखी गई है, 57 में दे रखी गई, जिसमें कि एक दो बिंदु जो है वो बिल्कुल बेकार है, शायद सी या डी पॉइंट है, पता नहीं, कभी वीडियो बनाऊंगा इस पे तो बता दूंगा, हालांकि शायद बनाया हूँ। खैर 50 आप बात करते हैं 60 पे ओरल एविडेंसेस को लेकर के। ये बेसिकली यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है 59 से लेकर के एविडेंसेस को लेकर के, है ना। तो 60 में कहा जाता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मतलब अगर कोई विटनेस है जिसने मर्डर होते हुए देखा है तो वो भाई साहब क्या करेंगे, डायरेक्ट विटनेस है, हेयर से एविडेंस नहीं लेकर के आएंगे। आपको 3 प्रिंसिपल बताए थे इंडियन एविडेंस एक्ट के। क्या पहला बताया था कि पहला फैक्ट ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करना है या फैक्टिंग इश्यू से लेकर के ही बात करना है। दूसरा, हेयर से एविडेंस इज नॉट कंसीडर्ड, मतलब हेयर से एविडेंस को उतनी महत्वता नहीं दी जाती है। और तीसरा क्या, आपको परफेक्ट एविडेंस देना चाहिए। तो हेयर से एविडेंस का ये एक्सेप्शन है, मतलब हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं मर्डर हुआ, आप पहुंचे, आप किसी से द्वारा घटना पता चली, आप लेकर के आ रहे हो, इससे अच्छा उस बंदे को बुला लो जिसने घटना देखी है, कोर्ट तो यही क्या आएगा ना। तो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। 62 में प्राइमरी एविडेंसेस की बात की गई है। प्राइमरी एविडेंसेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपकी मार्कशीट की बात करूं तो आपकी मार्कशीट जो होती है वो प्राइमरी एविडेंस है, उसकी जेरोक्सेस आपने करवा ली, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में आता है, ठीक है। हाँ, अब 63 की बात करते हैं तो 63 में होगा आपका सेकेंडरी एविडेंस। वहीं 65 में जाएंगे तो 65 में यह आता है कि सेकेंडरी एविडेंसेस को कब हम प्रस्तुत कर सकते हैं ये बताया गया होगा, ठीक है। तो 62 हो गया, 63 हो गया, 65 भी हो गया। 65 सेकेंडरी एविडेंस व्हेन कैन बी गिवन, कई सारे उसमें है कि आपकी जब मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पोजीशन में नहीं है या फिर सामने वाले की पार्टी में है या फिर वो खो गई है एनी हाउ, बट लॉजिकली रीजन होना चाहिए, लीगल रीजन होना चाहिए। एक बात और, हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन लीगल, लॉजिकल, या बहुत सारे आंसर दिए रहेंगे तो आपको हमेशा लीगल रूल्स पे टिक मारना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लॉजिकल भी तो होता है, लॉजिकल को जब हम लीगल में कन्वर्ट कर दिए हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं, हम हमेशा टिक किस पे मारेंगे, लीगल रूल्स पे मारेंगे, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचेंगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। अब ये 65 तक हो गया। अब 74 और 75 की बात कर ले तो 74 बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में लेकर के, और 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसमें आप सेक्शन में जब पढ़ेंगे कई सारे लिस्ट दिए, सॉवरेन ऑफ स्टेट इंडिया, मतलब ऐसा भी कोई जो भी हो, ठीक है, जो कि एक सरकारी तंत्र के द्वारा जारी किया गया हो या फिर सरकारी दफ्तरों में हो, अमूनन जो हम समझते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ पे सिर्फ सेक्शन ही याद करना है, डिटेल डिस्कशन तो आज कर नहीं रहे हैं। 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक नहीं आते हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि हम लोग लॉ के हैं, लॉ वाले नेगेटिव डेफिनेशन बहुत जल्दी दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भी कह रहे हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, प्राइवेट डॉक्यूमेंट में। 74 75 कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्शन 91 की। तो सेक्शन 91 तीन चीजों का जिक्र करता है, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये तीनों जहां भी होंगे, अगर वहां पे आपने ओरली ये सब कुछ किया है तो आप ओरल एविडेंस दीजिए। अगर आपने स्वेच्छा से उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया किसी कॉन्ट्रैक्ट को या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी टीपीएम है, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट वगैरह वगैरह, है ना, अगर आपने इसको स्वेच्छा से डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है या फिर बाय लॉ इस चीज की नीड पड़ी कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमको क्या करना है, रिटर्न में करना है, रजिस्टर्ड करना है, तो आपको एविडेंसेस हमेशा क्या देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। ये कहता है आपका सेक्शन 91। और शायद इसी में बात 92 है, हाँ 92 ओरल एग्रीमेंट्स। इनके अलावा अगर आपने कोई ओरल एग्रीमेंट कर लिया तो उसका आप क्या कहते हैं, एविडेंस नहीं देने को पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए, आपने कोई, कितने का बुक हो रहा है आजकल भाई, ओएलएक्स कर रहे हो, ओयो रूम्स वगैरह बहुत सस्ते सस्ते दे रहे हैं। तो आप मान लीजिए किसी होटल में गए, आपने 2200 रुपए का कमरा 1 डे 1 नाइट का फिक्स किया, ठीक है। आपने उसमें खाने का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपने बातचीत किया कि ठीक है भाई मैनेजर साहब आप हमारा इसमें खाना भी इन्वॉल्व कर दीजिए, एक ब्रेकफास्ट कर दीजिए, एक शाम का नाश्ता कर दीजिए, डिनर हम अपना मैनेज कर लेंगे। आपने ये बात उससे कह करके आपने होटल बुक कर लिया। अब फर्दर मान लीजिए कि इसी बात को लेकर के डिस्प्यूट बना तो आप उसमें कोई एविडेंसेस देने के हकदार नहीं रह जाएंगे। ये बात कहता है सेक्शन क्या, 92। अब 93 और 94, 95, 96, 97 ये 5 सेक्शन है जो कि एम्बिग्यूटीज को लेकर के डील करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने तैयार किया,
तो उसमें देखिए दो तरीके की एम्बिग्यूटी हो सकती है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि जो चीज मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, समझ में ना आ रही हो, है ना यार, उचित हिंदी भूल गया हूँ इसका, क्या कहते हैं एम्बिग्यूटी का। खैर अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी हो, अब एम्बिग्यूटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है जो आपको दिख रही हो कि गलती है इसमें, वो साफ साफ दिख रही हो। जैसे 93 94 जो डील करता है वो पेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में बात करता है, ठीक है, पेटेंट एम्बिग्यूटी को लेकर के। अब क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर है भाई साहब, ये मैं आपको 25 रुपए या 30 रुपए का दे दूंगा। अब आप कहोगे 25 या 30 मुझे कितना पे करना है, ठीक है, अगर हमने आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो ये क्या है, दिखती हुई है कि ये त्रुटि आपको दिख रही है, एम्बिग्यूटी दिख रही है कि 25 में देगा बंदा कि 30 रुपए में देगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए मुझे 25 दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ नहीं आपको 30 देना पड़ेगा, तो ये पेटेंट एम्बिग्यूटी हुई, साफ साफ दिख रही है। अब कुछ ऐसी होती हैं लेटेंट एम्बिग्यूटीज जो आपको दिखती नहीं है या फिर जो आपको पता नहीं चल रही कि इसमें इन्वॉल्व है, वो सेक्शन 95 96 97 में आती है। जैसे मान लेते हैं एक बजरंगी भाईजान कितने लोगों ने पिक्चर देखी हो, एग्जांपल अच्छा समझेंगे। जैसा मान लीजिए एक कोई सिटी है सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर के बारे में मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है, सुल्तानपुर सिटी से बिलोंग कर रही है, और मैं कहता हूं कि मैं आपको सुल्तानपुर की प्रॉपर्टी को क्या करता हूं, देता हूं। अब प्रश्न ये आएगा कि सुल्तानपुर है तीन, एक तो है यूपी में, एक है दिल्ली में, एक कॉरिडोर मतलब एक मतलब कोई कॉर्नर है वहां का, और एक पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान में तो मेरी प्रॉपर्टी होगी नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए पाकिस्तान में अगर किसी की प्रॉपर्टी है, अब आपके सामने होगा कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने मुझको ट्रांसफर की है, क्योंकि आप तो सुल्तानपुर इसको जान रहे थे, मैं उसको समझ रहा था। ये क्या हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी एम्बिग्यूटी, लेटेंट एम्बिग्यूटी, जो कि साक्षात दिख तो नहीं रही लेकिन उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया कंप्लीट 97। अब देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब 101 बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन प्रूफ करेगा, तो जो रेमेडी सीख करेगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप कोई फाइल कर रहे हैं केस, तो सबसे पहले आप मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जा रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसके लिए आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आएंगे, फिर आपसे मानेंगे कि इनसे गलती हुई, तो आप वो चीज प्रूफ करोगे। ये नहीं कि आपने झूठा इल्जाम लगा दिया, अब सामने वाला प्रूफ करे कि भैया मैं गलत था कि नहीं, आपने मुझे गाली दिया, लो मैंने कह दिया। अब आप प्रूफ थोड़ी ना करने बैठ जाओगे कि मैंने गाली दिया कि नहीं दिया, पहले मैं तो प्रूफ करूं कि हाँ इन्होंने मुझे गाली दिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज आई। 105 बर्डन ऑफ प्रूफ के एक्सेप्शन है इसमें। कभी कभी क्या होता है, आप अपनी बात कह के निकल लेते हैं, लेकिन बर्डन क्या होता है, सामने वाले पे आता है, तो वो उस चीज को प्रूफ करता है। इसीलिए सेक्शन 105 का सीधे पूछेगा एक्सेप्शन ऑफ बर्डन प्रूफ किस सेक्शन में, 105। ज्यादा कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ ही आ जाएगा पूरा। आप देखिए कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं 107 से लेकर के 107 में क्या कहता है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। अगर किसी के बारे में 30 साल से कुछ भी नहीं सुना गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा रहा है उनके जिंदा होने का, तो ये माना जाएगा ही इज नो मोर। लेकिन जो भाई साहब कहेंगे कि हाँ भाई मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने देखा है, तो क्या करेंगे वो भाई साहब, प्रूफ लेकर के आएंगे कि वो जिंदा है सर, मैंने देखा है, मैंने उससे बातचीत किया है। सेम प्रिजम्पशन आएगा 1010 में, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अगर किसी के प्रिज्यूम किया जाता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि अगर मान लीजिए जैसे ये मार्कर मान लेते हैं, ये मार्कर मेरे पोजीशन में है, मेरे कब्जे में है, तो ये माना जाएगा कि मैं इसका ओनर हूं। आप अगर इसको क्लेम कर रहे हो ना, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यही बात कहता है सेक्शन 110। 112 में क्या कहता है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। पहले बता दिया, अगर शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, और उनका वाइफ प्रेग्नेंट होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो ये माना जाएगा जिनसे उनकी मैरिज है वही भाई साहब क्या है, उसके पप्पा है, हस्बैंड है, वही उनका ही बेटा है ये। लेकिन अगर डाइवोर्स भी हो गया तो 280 दिन के भीतर, डाइवोर्स के बाद आज की डेट में अगर डाइवोर्स हो रहा है तो 280 दिन तक काउंट कर लो, उसके बीच में कोई बच्चा अगर पैदा होता है उस लेडी के द्वारा, तो माना जाएगा उन्हीं भाई साहब का था। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में मैंने बताया था कि अगर उसको रिव्यूट, उसको खंडन करने का कोई प्रावधान होगा तो उसी सेक्शन में होगा। यह सेक्शन यही बात कहता है कि अगर इनको भाई साहब को प्रूव करना है कि मेरा बच्चा नहीं है, मैं इनका हस्बैंड था, तो वो क्या करेंगे, वो बताएंगे कि हम दोनों का मिलान होना ही नहीं संभव था, इस टाइम में यूएसए में जॉब कर रहा था, या फिर हमारे किसी पार्टी में भी मिले, कोई क्लेम करता, तो ये कह सकते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कर पाए या फिर हमारा फिजिकली कॉन्टैक्ट हो सके, है ना, एक प्राइवेसी चाहिए होती है भाई, वो नहीं हो पाई यहाँ पे, तो ये बच्चा मेरा नहीं है। सेक्शन 133
113 की बात करते हैं, और 113 तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, 113 ए और 113 बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 113 ए में क्या कहता है भाई कि मान लीजिए किसी महिला का विवाह होता है और वो 7 साल के भीतर सुसाइड कमिट कर लेती है, तो ये माना जाएगा कि उसके जो ससुराल पक्ष है उसने उसको क्या सुसाइड के लिए उत्साया, अबेटमेंट किया, मारा पीटा होगा, क्रूएलिटी भी इसी में आ ही जाएगी। और प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ में क्या है कि ये आप जान रहे होंगे कि सेक्शन 113 भी डाउरी डेथ, दो चीजों के लिए 113 इंपॉर्टेंट नहीं है, 113 ए भी सीधे सीधे है। डाउरी एक्ट पूरा का पूरा अलग है, उसमें पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे डाउरी का वही मतलब है जो आईपीसी में डिफाइन है। कौन से सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सेक्शन 115 से लेकर के बात करते हैं एस्टॉपल की। एस्टॉपल क्या होता है, आपने कोई बात कही, सामने वाली पार्टी ने उस पर एक्ट कर दिया, अब आप भविष्य में पलट नहीं जाएंगे, ये बात कहता है एस्टॉपल को लेकर के, ठीक है। हु में टेस्टिफाई, अब विटनेस आया मान लेते हैं। अब कौन विटनेस हो सकता है भाई, किसी बात को लेकर के कौन टेस्टिफाई करेगा, तो ये बात बताता है सेक्शन 118 में 3 लोगों का जिक्र मिलता है। टेंडर एज बहुत ही कम आयु का बालक, और एक्सट्रीमली ओल्ड एज बहुत ही ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, और एक डिसीज वाला सेक्शन मिलता है। तो हु में टेस्टिफाई 18 से होगा, याद रखिएगा। उसी के जस्ट बाद सेक्शन 118 डम विटनेस के लिए मिलता है। डम विटनेस कैसे मान लेते हैं, वो अपने साइंस के द्वारा, अगर वो बोल नहीं सकता वर्बली तो वो क्या करेगा, लिख के, अगर पढ़ा लिखा है तो लिख के बता सकता है भाई, अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो साइन के द्वारा बता सकता है। साइन लैंग्वेज आती है ना, ऐसे ऐसे करके वो लोग बोलते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा है, तो वो चीजों बता सकता है। 112 में हस्बैंड एंड वाइफ नया जोड़ा गया था। पहले हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही आइडेंटिटी माना जाता था कि ये लोग एक हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ विटनेस नहीं हो सकते या कहीं इंडिविजुअल विटनेस नहीं आ सकते हैं। लेकिन 112 इसी बात को खंडित करता है। इसमें मेरा पूरा वीडियो है। They can be a witness, civil as well as in criminal. अब बात करते हैं सेक्शन 121 की, जजेस एंड मजिस्ट्रेट एज अ विटनेस। देखिए कोई जज या मजिस्ट्रेट किसी भी न्यायालय में एज अ विटनेस बहुत ही रेयरली बुलाया जा सकता है। अब वो कौन सी घटना है जिसपे वो रेयरली बुलाया जा सकता है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। देखिए पहला चीज, अगर कोई जज या मजिस्ट्रेट कहीं एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर अथॉरिटी से हो करके आया है, उसकी आप अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि भाई जज या मजिस्ट्रेट साहब ने मेरा जो एविडेंस था अपोजिट पार्टी का वो गलत तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप इसकी अपील डाल सकते हैं। और लेकिन अपील में भी अगर सीनियर कोर्ट चाहेगा तो उसको बुलाएगा, जनरली बुलाया नहीं जाता। सेक्शन में ये लिखा गया कि अगर सीनियर कोर्ट कहेगी जिसके सबऑर्डिनेट में वो है तो उनको एज अ विटनेस बनाया जा सकता है। लेकिन जो आपका केस भाई सॉल्व कर रहा है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, सीनियर अथॉरिटी उसको क्यों बुलाएगी, जनरली रेयरली तो कभी बुला ही सकती है ना। लेकिन इसी में एक बात मिलती है कि जैसे मान लीजिए जज है आप, मान लेते हैं पीसीएस आप बीट कर लिए, मेंस लिख लिए, इंटरव्यू हो गया, सेलेक्टेड हो गया कैंडिडेट, आपकी सिविल जज एज अ पोस्टिंग कर दी गई, और आपकी कोर्ट में मान लेते हैं कोई आप केस सुन रहे थे, ए और बी के बीच में कोई झगड़ा हुआ, भाई साहब ने गोली चला दिया। तो जब गोली चला दी है ना तो इसके लिए आप विटनेस बन गए, क्योंकि ये अलग केस हो गया। उसके लिए एज अ विटनेस बुला सकते हैं कि हाँ भाई जज साहब आपकी कोर्ट में क्या हो गया था, मतलब इन्होंने किसने किसको गोली मारी, तो इस बात के लिए आप विटनेस बुलाए जा सकते हैं। जब आप, या फिर नॉर्मली आप भाई घर आ रहे हैं, आपकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप जब सिंपल पर्सन हो, एट दैट टाइम आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो एज अ विटनेस बुलाया जा सकता है। या फिर आपको कोई और कर्मकांड हो गया हो तो आप हमेशा एज अ विटनेस लाइव। लेकिन आप एक्टिंग एज अ जज बैठे हो, उस टाइम में कुछ हो गया है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, है ना। सीनियर कोर्ट चाहेगी तभी बुला पाएगी। अब सेक्शन 112, 126, 122 क्या है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या बात होती है, इस बात को उजागर करने के लिए उन पर कोई बाध्यता नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस बात को उजागर करो। वो नहीं करना चाहते नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं इस बात को आप उजागर करो, भाई आपके बीच में क्या बात हुआ था, ये रिलेवेंट है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी यही है। फिडुशियरी रिलेशन होता है क्लाइंट और वकील के बीच में। जितने भी प्रैक्टिशनर्स भाई लोग हैं हमारे, उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि हाँ, जब आपका कोई क्लाइंट होता है, भले वो आपसे बता दे कि मैं मर्डर करके आया हूँ सर, आप इस बात को कभी भी रिवील नहीं कर सकते एक्सेप्ट आगे वाले कंडीशंस में है, जब तक आपका क्लाइंट इस बात के लिए हामी ना भर दे, ठीक है। सेक्शन 133 बात करता है अकॉम्प्लिश के बारे में, सह अपराधी, सरकारी गवाह जिसको हम लोग जनरली समझते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टुडे नहीं जनरली कह रहा हूं, है ना। अकॉम्प्लिश कि हाँ भाई आपके साथ कोई था,
जिसने अपराध किया था या फिर नहीं भी किया था, उस सरकारी गवाह बन गया है। अब वो जो कहेगा वो अकम्प्लिश कहलाएगा, लेकिन क्या सोल इसके बेसिस पे आपको कन्विक्ट ठहराया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, कोरोबेशन की जरूरत पड़ भी सकती है, कोरोबेशन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, ये केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। अब ये भाई साहब है, मान लीजिए अकम्प्लिश भाई साहब, कोई अपनी सजा कम करवाने के लिए आपको ज्यादा में फंसा रहे हो, जो उसके साथ में अपराधी रहा हो, तो ये तो चीज तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इसको कोरोबेटिव की जरूरत पड़ती है। अब सेक्शन 137 की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन दो मुद्दों की बात करता है। सेक्शन 137 में एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? जब आपका विटनेस आए, मतलब जो वकील बुला रहा है वही उसका एग्जामिनेशन करता है, वही सवालात पूछता है, तो वो क्या कहलाता है? एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन जब एडवर्स पार्टी, विपक्षी पार्टी का वकील बात करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछेगा। 141, हाँ 141। इसके बाद 141 लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन होते हैं? जिसमें डायरेक्टली आंसर जो आपके मन में है वही जुबान से उसके कहलवा लेना, ये सीधे सीधे लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा लीडिंग क्वेश्चन कहाँ मिलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, तो आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आप दिल्ली गए थे उस दिन, अच्छा तो आप जम्मू एंड कश्मीर को नहीं पसंद करते, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हुए कि हाँ भाई उसमें नहीं इन्वॉल्व है, दिल्ली में रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, व्हाट्सएप, ठीक है। 146 बात करता है लॉफुल क्वेश्चंस की। 146 है क्या? पहली बात तो ये समझिए, 146 होता है जब किसी भी विटनेस की सत्यवादिता को चेक किया जाए कि वो कितना सच बोल रहा है, ये कौन है, ठीक है, उसका कैरेक्टर चेक किया जा सकता है, मतलब कितना सत्य बोल रहे हो, इस बात की जानकारी के लिए आपको लॉ क्वेश्चंस करना है। ये नहीं किया, मुझे मान लीजिए कोई आया, तो आप उस घटना के पास आपने और क्या क्या देखा, अगर ए बी को मर्डर करा, आप उससे ये नहीं पूछोगे तो विटनेस भाई साहब आप ये बताइए कि आपको क्या कभी मर्डर की सजा हुई है? दिस इज अ इररिलेवेंट क्वेश्चन एट दैट टाइम। भाई आपके पास कोई ग्राउंड हो तो आप पूछिएगा, अभी ग्राउंड वाला सेक्शन आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वेरिसिटी को आप उसकी टेस्ट कर रहे हो, एनी हाउ उसके सेंटेंसेस में से क्वेश्चन बना रहे हो, या फिर उसके कैरेक्टर को हल्का सा शेक कर रहे हो, इतना कोर्ट अलाउ करती है, ठीक है। हु इज ही, वो कौन है भाई? क्या ऐसा तो नहीं विपक्षी पार्टी से इनकी एनएमआईटी हो तो ये इसके लिए आप गवाह बन करके चले आए, ये सब आपको चेक करना पड़ता है। सेक्शन 149 प्रॉपर ग्राउंड्स की जो मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास कोई प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए कि क्या, जैसे मान लीजिए आप पूछते हैं क्या आप इस दफ्तर से डिसऑनेस्टली के लिए निकाले गए थे, आपके ऊपर कोई इल्जामात लगे थे, मतलब अगर वही मुद्दा चल रहा है कुछ ऐसा, तो है ना, और तो हम बाहरी कोई बात नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर ग्राउंड है, या फिर भाई जो आपके बेयर एक्ट में लिखा गया है कि कोई भी अटॉर्नी किसी वकील को या फिर कोई प्रोसिक्यूटर, क्योंकि लंदन वगैरह में क्या होता था इंग्लैंड में, हम उसको एज अ कोर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ कोर्ट प्रॉपर मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं मानते हैं, थोड़ा सा वकील की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, हम जैसे लोग को पता नहीं लोग क्यों नहीं सीरियस लेते हैं, खैर। तो वहां पे अगर किसी अटॉर्नी ने किसी वकील को कोई बात कही कि जो आपका विटनेस है ये डकैत है, तो उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, वो कह सकता है कि फलाने अटॉर्नी ने मुझसे ये बात कही थी, दैट्स इट, फाइन। बीच में जोड़ता वकील भाई गुस्सा मत होना, खैर। सेक्शन 154 है हॉस्टाइल विटनेस को लेकर के। हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? जो विटनेस आपने बुलाया, जैसे मैंने कोई विटनेस बुलाया विटनेस बॉक्स में, और वो भाई साहब मेरे फेवर में ना दे करके मुझे मेरी पार्टी को ब्लेम करने लगे या पलट गए, जिसे कहते हैं मुकर जाना, ठीक है, विद्रोही कर जाना, बागी हो जाना, तो वो हो गया भाई साहब। 155 159 की बात करते हैं रिफ्रेशिंग। अब ये देखिए जो हॉस्टाइल विटनेस होता है, इससे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम जिसने पार्टी ने बुलाया है, लेकिन हम जिस पार्टी बुलाती है उसको वो दो काम करती है, एक करती है एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरी करती है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चंस पूछती है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेगी। लेकिन जब आपका विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, आपके विरोध में चला जाता है, तब आप उससे क्रॉस एग्जामिनेशन की तरह पूछ सकते हो विद द ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक। रिफ्रेशिंग मेमोरी, जैसे मान लीजिए आपने कोई पुराना वाक्य बोला है, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, रिटर्न रूप में दे रखा है, या फिर कभी रिकॉर्ड किया गया था, आपने ओरली दे दिया, मामला 10 साल चला, 11वें साल में आप उसको फिर एज अ विटनेस बुलाया गया कि भाई आपने क्या देखा था घटना स्थल पे, तो आप कुछ ऐसा अलग बता रहे हैं जो कि आपके 10 साल पुराने रिकॉर्ड से अलग हो रहा है, तो आपको उसको दिखा करके पूछा जाएगा भाई साहब ये क्या है, या फिर आप देखना चाहें तो अरे मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ मेमोरी में एट दैट टाइम क्या बोला था, तो 159 डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। रिफ्रेशिंग मेमोरी कहाँ से रिलेटेड है? एक क्वेश्चन और मिलता है कि
इनमें से कौन सा सेक्शन डम्ब विटनेस, इलिटरेट विटनेस के लिए नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको कुछ लिखित रूप में दिया ही नहीं होगा, कोई कंप्लेंट कोई FIR खुद नहीं लिखी होगी, ठीक है, तो वो चीज उसको नहीं दिखाई जा सकती। तो ये 59 नहीं 159 उसमें आएगा। अब सेक्शन 164 की बात करते हैं। तो 164 ये कहता है कि अगर दो पार्टियां हैं, अगर उनसे किसी एक से कोई डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए कहा गया कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के आओ एंड ही रिफ्यूज, ठीक, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, प्रॉपर ग्राउंड्स पे आप रिफ्यूज करो, चलो अच्छी बात, ना लाओ। लेकिन फर्दर अगर भाई साहब के पास कोई जेरोक्स कॉपी थी अपोजिट पार्टी के पास, या उन्होंने कोई ऐसा प्रूफ दिया कि सामने वाली पार्टी लालयित मतलब किसी आए बिल्ली खम्मा नोचे के रूप में वही पुराना एविडेंस लेकर के आ रही जो उन्होंने रिफ्यूज किया था, तो कोर्ट कहेगा भाई देख मैंने आपको मौका दिया, आप नहीं लाए, अब मैं आपको उसको प्रोड्यूस नहीं करने, यही कहता है 164। 165 कहता है जजेस एंड मजिस्ट्रेट की पावर को लेकर के, जिसमें वो क्वेश्चन कर सकते हैं विटनेस डायरेक्ट। अब तक क्वेश्चन कौन करता था? उसका खुद का वकील और एडवर्स पार्टी, विपक्षी पार्टी का वकील करता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नेचुरल जस्टिस का भी रूल है कि आप जो जज साहब होंगे, हमारे मजिस्ट्रेट साहब, वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम जस्टिस लाएं, लाते नहीं है, ये हो नहीं पाता है, वो एक अलग सेंस है मौजूदा हालात में, लेकिन उसको पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो है सच्चाई निकाल के लेकर के आए। तो अगर उस सच्चाई को बाहर लाने के लिए जज या मजिस्ट्रेट को खुद से क्वेश्चन करना पड़ रहा है विटनेस से, तो बिल्कुल बेझिझक कर सकता है, बशर्ते वो किसी भी पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी भी सेक्शन को वॉयलेट न कर रहा हो। अगर विटनेस नहीं आंसर देना चाहता है और किसी सेक्शन के प्ली के अनुसार उसको क्या कहते हैं फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो वो जहां भी एप्लीकेबल नहीं होगा कि जज साहब ने पूछा तो उत्तर देना ही पड़ेगा, ना ना ना, आप किसी भी सेक्शन का वॉयलेशन नहीं करके उससे कुछ भी निकलवा सकते हैं, ठीक। अब 165 हो गया। अब 167 देखिए, ये एंड ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि पूरा इंडियन एविडेंस कबाड़ा है, मतलब किसी लायक का नहीं। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर इम्प्रॉपर एविडेंसेस को कोर्ट ने कंसीडर कर लिया, जजमेंट दे दिया, तो वो आप उसका रीट्रायल नहीं करवा सकते हो अनलेस एंड अनटिल इनजस्टिस ना हुआ हो, मतलब इनजस्टिस नहीं, सॉरी, इनजस्टिस इज नॉट प्रॉपर वर्ड, मतलब डिसीजन पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो अगर एविडेंसेस को ना लिया गया होता। तो कायदे से आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा पूरा इंडियन एविडेंस सेक्शन 1 से लेकर के 165 तक फालतू में पढ़ डाला हमने, इम्प्रॉपर एविडेंस देने का तरीका हमको सिखा दिया गया होता, हम दे करके क्या करते अपने फेवर में जजमेंट ले लेते। तो लेकिन नहीं, अगर इम्प्रॉपर एविडेंसेस को कोर्ट ने एक्सेप्ट करके जजमेंट दे दिया तो नो न्यू ट्रायल, बशर्ते वो एविडेंसेस इस रूप में स्वीकार ना किए गए हो कि जिनसे जजमेंट पलट सकता है, ठीक है। चलिए, ये थे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि कम से कम आपको सोते जागते याद होने चाहिए। कभी कोई नींद में पूछ ले कि भैया 113 में क्या है, 113 ए और बी में, तो आपको पता होना चाहिए 113 नॉट इम्पोर्टेंट, 113 ए और बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही फटफट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video, and must subscribe and share the channel, and subscribe this video for the APU exams who are giving and whom you know that, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।